हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर और कुछ आर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पहली न्यूज़ है जो कनिष्ठ सहायकों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनितों से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से काम करने के लिए किया आह्वान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनका चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ और यहाँ पे 10 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। तो ये अपडेट थी। और अगले हफ्ते निकलेंगी समूह ग के 226 पदों पर भर्ती। प्रदेश के समूह ग के 226 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले हफ्ते भर्ती निकालेगा। इसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। आयोग ने अपने कैलेंडर में स्नातक स्तरीय सामान्य भर्ती, कार्यालय सहायक, तृतीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, फॉरमैन, परिसंपत्ति सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरिम, रीडर, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के विज्ञापन की तिथि 6 अक्टूबर को घोषित की थी। तो परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से ये जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले सप्ताह मंगलवार तक यह भर्ती निकाल दी जाएगी और इस भर्ती में स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं, जिसकी परीक्षा तिथि 31 दिसंबर को रखी गई है। जो कैलेंडर जारी किया था वह संभावित तिथियां थी और उनमें बदलाव संभव है। तो यहाँ पर अगले हफ्ते बीपीडीओ जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है उसके लिए 226 पदों पर भर्ती निकलेगी और यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दूसरी भर्ती होगी। पेपर लीक के बाद यहाँ पे फिर से ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम किया जा रहा है जिसमें 226 पद आने हैं। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जिस पे नेक्स्ट है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर तक भारत में प्रति वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द इंडिया। 2 से 8 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? जो 9th एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर भाला फेंक जैवलिन थ्रो करके यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो यहाँ पे विश्व कप शुरू हो चुका है और ये भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है इस बार। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में पहला मैच खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित किया गया? द कंट्रीज फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ मध्य प्रदेश में ये स्थित है। देश का पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो मोहम्मद मोइजू हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो वैक्सीन R21 हैज़ बीन डिस्कस्ड मैट्रिक्स एम इज़ रिलेटेड टू मलेरिया से, ये बीमारी मलेरिया से संबंधित है। ये वैक्सीन जो R21 है मलेरिया से संबंधित है। नगरनार स्टील प्लांट NMDC किस राज्य में स्थित है? नगरनार स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पश्मीना वूल को GI टैग का दर्जा दिया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव किसके द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली प्रोजेक्ट उद्धव हैज़ बिन स्टार्टेड बाय, ये इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट उद्धव स्टार्ट किया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो फ्रेंड्स, ये सुधा मूर्ति है, इंफोसिस की को फाउंडर और नारायण मूर्ति की पत्नी है ये सुधा मूर्ति। इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव 4th वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल अभी हाल ही में अमेरिका में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का खिताब 2023 ये किसने जीता? तो ये शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया। ICC वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अपॉइंट किया गया।
2023 में साहित्य के लिए नोबेल किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2023? तो 2023 के जो नॉर्वे के जो राइटर हैं जॉन फोसे को 2023 का साहित्य के नोबेल के लिए पुरस्कृत किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आगामी RO AO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़। प्रधानमंत्री को पहनाए जाएंगे रंगाब्यंथलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और आदि कैलाश में कल्याण संस्था के सदस्य प्रधानमंत्री का परंपरागत वेशभूषा में स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री को परंपरागत परिधान रंगाब्यंथलो परिधान और पगड़ी पहनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उनको परंपरागत किस पोशाक से नवाजा गया, किस परंपरागत परिधान को पहनाया गया? तो यहाँ पे रंगाब्यंथलो परिधान और पगड़ी, इसका नाम है रंगलाब्यंथलो के नाम से जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के ब्यास घाटी स्थित आदि कैलाश के दर्शन को लेकर रंग समाज के लोगों में खासा उत्साह है। तो यहाँ पर रंग समाज जो है, रंग संस्कृति भी आपने सुना होगा। रंग कल्याण संस्था के संरक्षक अशोक नबियाल, दीपक रंकोली और कृष्णा गर्ब्याल ने प्रशासन से बुद्धि कुटी तक 25 लोगों को ही पीएम से मिलने की अनुमति दी है। नबियाल ने बताया कि संस्था की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया जाएगा। उन्हें परंपरागत परिधान जो रंगाब्यंथलो है और फूलों की वर्षा के साथ इनका स्वागत किया जाएगा और ढाल तलवार की भेंट की जाएगी। साथ ही मुनस्यारी का पश्मीना शॉल इनको भेंट किया जाएगा। परंपरागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 45 साल पहले कैलाश मानसरोवर आ चुके हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 1987-88 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। तब उन्होंने यात्रा की पड़ाव धारचूला में विश्राम किया था। उन्होंने यहाँ फ़ोटो भी खींची और दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ की एक छात्रा से धारचूला का जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1987-88 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। पीएम का वर्ष 1987-88 में धारचूला में लिया गया फ़ोटो, तो यहाँ पे इनका फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं आप। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को शिव के सबसे पुराने धाम आदि कैलाश पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री पार्वती सरोवर, यह आप देख सकते हैं फोटो में, पार्वती सरोवर के और से आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये पार्वती सरोवर है, यहाँ से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। देवादिदेव महोदय के इस स्थल से सुबह आदि कैलाश की भव्यता और बढ़ जाती है। पार्वती सरोवर से नज़ारा आदि कैलाश का प्रतिबिंब इसमें पड़ता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, पार्वती सरोवर में किस पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता? तो ये आदि कैलाश पर्वत आप देख सकते हैं, ये सरोवर है पार्वती सरोवर, जो पिथौरागढ़ कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से आती है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज और 18 मुद्दों पर होगा मंथन। यूपी के सीएम योगी पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री शाह आज आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो नरेंद्र नगर में जो मध्य क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल की बैठक है, यहाँ पे 18 मुद्दों पर मंथन होगा। उत्तराखंड प्लास्टिक कचरा पैदा करने में शीर्ष 3 पर। प्लास्टिक कचरा दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पर्वतीय राज्यों के लिए यह बड़ी मुसीबत है। भारत में भले ही प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर हर साल करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के राज्यसभा में पेश रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले। रिपोर्ट 2021-22 में 2020-21 में 41.26 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित हुआ, जिसमें 1.55 लाख टन से अधिक कचरा 11 पर्वतीय राज्यों में है। तो यहाँ पे साल में 18,647.75 टन कचरा उत्पादित कर उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में तीसरे नंबर पर है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस रिपोर्ट को 27 जुलाई को साझा किया, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण समिति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य में प्लास्टिक उत्पादों की मांग कम नहीं हुई है। त्रिपुरा और सिक्किम सबसे कम यहाँ पे प्लास्टिक का कचरा उत्पादन में सबसे पिछले स्थान पे है। तो यहाँ पे स्थिति सही है। त्रिपुरा और सिक्किम में सबसे कम। पर्वतीय राज्यों में असम में सबसे ज़्यादा कचरा
रिपोर्ट के अनुसार पर्वतीय राज्यों में प्लास्टिक कचरा उत्पादित करने वाले राज्यों में असम पहले पायदान पर है और दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर 51,710 टन के साथ, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड जो 18,647 टन यहाँ पे प्रतिवर्ष कचरा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना और तमिलनाडु देश में नंबर 1 है। रिपोर्ट में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। इन सभी में 2016, 17 और 21 तक में प्लास्टिक उत्पादन का कचरा का आंकड़ा दिया गया। केवल 2021 में आंकड़े गौर करें तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो कचरा उत्पादन हुआ है, और तीसरे स्थान पे है यहाँ पे उत्तराखंड। तेलंगाना पहले स्थान पे और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। पर्वतीय राज्यों में असम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। तो पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का तीसरा नंबर है, और ओवरऑल की दृष्टि से तेलंगाना पहले स्थान पर है प्लास्टिक कचरा पैदा करने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है आगामी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगली न्यूज़ है श्री खाटू श्याम महोत्सव में का आयोजन किया गया। खाटू श्याम सेवा न्यास मंडल की ओर से शुक्रवार को आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज प्रांगण में भव्य श्री श्याम महोत्सव आयोजन किया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विकास नगर में ये मेला लगता है, श्री खाटू श्याम महोत्सव। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका आयोजन जौनसार बाबर में किया जाता है, विकास नगर में इसका आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडाल में बाबा दरबार सजाया गया और खाटू श्याम बाबा के शीश को विराजित किया गया। नेक्स्ट अपडेट है नोबेल पीस प्राइज़। नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ है। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का अनाउंस हो चुका है, और इसमें ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए नोबेल शांति 2023 से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला नरगिस मोहम्मदी फिलहाल जेल में है। नॉर्वेयन नोबेल समिति ने इसकी घोषणा की। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल पीस प्राइज़ देने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ अवार्डेड फॉर नरगिस मोहम्मदी फॉर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। और अगली इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जीएस की अपडेट है। भारत का राजपत्र में जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है ये पास कर दिया गया है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो राष्ट्रपति द्वारा साइन करने के बाद 28 सितंबर 2023 को ये गजट नोटिफिकेशन कर निकाल दिया गया। और ये भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन एक्ट 2023 है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट 28 सितंबर 2023 से ये पास हो चुका है और एक्ट का रूप इसने ले लिया है। लेकिन ये लागू होगा परिसीमन और जनगणना के बाद 2029 के चुनाव में ये लागू होगा। तो इस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निचले सदन यानी लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में इसका प्रावधान किया गया है। विधेयक में संविधान के 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया, जो संविधान 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 330 में जो SC ST है लोकसभा में, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और इसी में 300A जोड़ा गया, सेक्शन A जोड़ा गया, और ये महिलाओं के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण करने की मांग की गई है। और दूसरा जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया, ये संविधान के आर्टिकल 232A के तहत किया गया। तो आर्टिकल 232A प्रस्तुत करता है कि हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके लिए SC ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए, और विधानसभाओं में के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, आर्टिकल 232A में इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो NCR क्षेत्र है,
दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान जोड़ा गया, ये 239 ए में नया खंड जोड़ा गया और संविधान का अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उसके प्रशासनिक और विधायी कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है। और विधेयक द्वारा आर्टिकल 239 ए का 2B सेक्शन ये इसमें जोड़ा गया, जिसमें तदनुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे। तो ये आर्टिकल 239 ए के तहत ए 2B के तहत दिल्ली में जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा, दिल्ली विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट आर्टिकल जो जोड़ा गया नारी शक्ति वंदन विधेयक में, आर्टिकल 334 ए, आरक्षण की शुरुआत इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा और ये आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। तो जो 15 ईयर के लिए प्रावधान आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। आर्टिकल 334 ए में इसका प्रावधान किया गया है। सीटों का रोटेशन, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा संसद द्वारा बनाए गए कानून में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण अपडेट है आगामी एग्जाम के लिए। जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पास किया गया, इसमें महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं 330 ए, 332 ए, 334 ए, 2399 ए, इस भारतीय संविधान में जोड़कर इसमें संविधान संशोधन किया गया और 28 सितंबर को ये एक्ट पास किया गया भारतीय संसद द्वारा और ये गजट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, इंडिया और बांग्लादेश एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति शुरू हो चुकी है और भारत और बांग्लादेश के बीच 11वां एडिशन इसका है संप्रीति। और ये उमरोई मेघालय में एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी उमरोई मेघालय में संपादित की गई। द कोलेबरेटिव एंडेवर ऑर्गेनाइज अल्टरनेटली बाय बोथ कंट्री हाईलाइट्स दियर रबस्ट बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव सिंस इट्स इंसेप्शन इन जोरहाट असम। 2009 में ये शुरुआत इसकी हुई थी जोरहाट असम में। संप्रीति हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्ट 10 एडिशन, 2022 तक इसके 22 एडिशन हो चुके हैं। अगली अपडेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के लिए यहाँ पे मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड विच विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट इन द कंट्री। टर्मरिक इज द मेजरली कल्टिवेटेड इन, सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, MP, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात राज्यों में होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनल टर्मरिक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के लिए मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गई। और अगली अपडेट है, 5G मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 72वें पायदान की छलांग और 47वें स्थान पर रहा। भारत 5G मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 119वें से 72 पायदान उछलकर 47वें स्थान पर पहुंच गया। ब्रॉडबैंड एवं मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला ने कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारत उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। तो यहाँ पर पहला स्थान जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आगे है। इसमें मैक्सिको का 90वां स्थान है। शुरुआत के बाद मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि की गई है। तो देश में 5G की शुरुआत के बाद से ही मोबाइल स्पीड में 3.59 की वृद्धि देखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला भारत की यहाँ पे 47वीं रैंक है। और लास्ट अपडेट है आज नेशनल करंट अफेयर की, 2000 रुपये के 13% नोट अभी भी बैंकों में नहीं लौटे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बताया कि चलन से वापस लिए गए 2000 रुपये के 47% नोट बैंकों में जमा के रूप में वापस आए। शेष 13% नोट अभी भी बैंकों में नहीं लौटाए गए हैं। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद दास ने कहा कि 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट में से 12,000 करोड़ रुपए अभी भी वापस नहीं आए हैं। आरबीआई ने पिछले साल शनिवार को ये कहा था। रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई ने शुक्रवार को जो फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी, चौथी बार रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। 6.5% पर ये अनचेंज रहा। और गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट अपरिवर्तित करने का फैसला है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने जो चौथी बार यहाँ पर रेपो रेट 6.5% अनचेंज रहा। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले साल आरबीआई ने कितने बार रेपो रेट में चेंज किया। तो
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आगामी एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो ये थे आज की वीडियो, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, नेशनल करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर, कुछ वुमेन रिजर्वेशन बिल को हमने आज डिस्कस किया और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, नोबेल प्राइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।